स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 10th वालों का। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे समास। जैसा कि आप लोग समास देखते हैं, पढ़ते हुए हैं बचपन से, तो आज हम लोग समास को इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि ताकि आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाए। कुछ ट्रिक से, कुछ ऐसे सरल सीधे तरीके से समझेंगे कि समास आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। मैंने आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र देखा, तो वहां पे देखा कि आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आते हैं बिहार बोर्ड में, एंड झारखंड बोर्ड का कुछ अलग सिलेबस है, अलग पैटर्न है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं बिहार बोर्ड की। तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न में मैंने ये चीज नोटिस की कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ कुछ शब्द दिए हुए रहते हैं, कहा जाता है कि ये कौन सा समास है, ठीक है। और झारखंड बोर्ड की जहां तक बात की जाए, तो झारखंड बोर्ड में भी सेम ऑब्जेक्टिव की तरह समास के बारे में व्याकरण से पूछा जाता है। तो अगर हम समास को डिस्कस करते हैं या फिर समास के बारे में जानकारी लेके रखते हैं, तो आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग समास के जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर अप कर पाएंगे एंड अटेंड कर पाएंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समास। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर किसी में भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हुए हैं बचपन से कि समास जो है, समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप आज के व्याकरण को पढ़ते हैं, नए व्याकरण को पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं आप लोगों को नए बुक के संस्करण में आप लोगों को 7 समास भी मतलब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी 6 समास नहीं, अभी 7 समास है। तो ये जो 7वां समास है, ये जो नया समास है, उसको हम लोग नए समास के रूप में जानते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि आप लोगों के सिलेबस में नए समास के ऊपर कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा क्या क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, तो हम लोग सिर्फ 6 समास को ही समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग 7 समास भी कह सकते हैं और 7वां समास नए समास भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो समास है, सबसे पहला समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, ठीक है। सबसे पहला जो समास है, सबसे पहला जो समास है तत्पुरुष समास। एंड फिर हम लोग कर्मधारय समास के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तत्पुरुष समास सिर्फ माइंड में ये रखना है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, और लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका आप लोग तत्पुरुष समास को किसी भी शीर्षक को आप लोग थोड़ा बड़ा लिखना, मोटा करके लिखना, जिसके बारे में आप लिख रहे हो। तो तत्पुरुष समास को आपने बड़ा लिखा, मोटा लिखा, ठीक है। फिर आप लोग परिभाषा दे सकते हो, यहाँ पे समझ भी सकते हो कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जो दूसरा पद होगा, आप लोगों ने मैथ्स में भी पद पढ़े होंगे, बहुपद पढ़े होंगे ना, बहुपद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मध्य पद विभक्त, तो मध्य पद है ना। तो जिस समास में दूसरा पद यानी सेकंड पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एकदम सीधे तरीके से समझ लो, ज्यादा जटिल तरीके से किताबी भाषा में मैं नहीं समझाऊंगी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, अब आप लोगों से उदाहरण में पूछ लिया जा सकता है, जिसे व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष समास की व्याख्या करो, तो आपको परिभाषा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो उदाहरण भी दिया करो, ठीक है। तो उदाहरण लिखना, उदाहरण तत्पुरुष समास का मान लो अगर उदाहरण पूछ लिया रोग मुक्त, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद यहाँ पे क्या है? मुक्त, और यहाँ पे दूसरा पद है मंत्री, दूसरा पद प्रधान हो, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, कौन सा पद प्रधान है? मुक्त जो है यहाँ पे प्रधान है। रोग से मुक्त हो गया वो इंसान, तो मुक्त जो है यहाँ पे प्रधान है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? तत्पुरुष समास का हो गया। राजमंत्री, ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। राजमंत्री यानी राजा का मंत्री, ठीक है। राजा जो है ये एक पद है, मंत्री जो है ये एक पद है। यहाँ पे मंत्री जो है वो दूसरा पद है, दूसरे पद के साथ साथ ये प्रधान भी है। तो राजमंत्री, रोग मुक्त राजमंत्री, ठीक है। रिवीजन भी कर लो, अगर आप लोगों को समास अच्छे से आता हो तो रिवीजन भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, क्योंकि समास में जो है कंफ्यूजन होता है, काफी सारे वर्ड्स दिए रहते हैं और कहा जाता है कि समास को मतलब कौन सा समास है ये पूछा जाता है। तो राजमंत्री, राजा का मंत्री, कई सारे समास आप लोग उदाहरण दे सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ और भी कई सारे समास का उदाहरण, जैसे कि विद्या प्राप्त, ठीक है। विद्या प्राप्त ये भी समास, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। विद्या को प्राप्त, ठीक है, विद्या को प्राप्त। अगर हम लोग इसको विभाजन करें, तत्पुरुष समास का अगर विभाजन करें, विद्या को प्राप्त, तो प्राप्त जो है यहाँ पे दूसरा पद है जो कि प्रधान है, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय जो है यहाँ पे दूसरा पद है, प्रधान है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है।
तो चलो ऐसे करके हमने उदाहरण देख लिया, आप लोग नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हो इस चीज को, जो मैंने उदाहरण बताया जैसे कि विद्यालय, रोगमुक्त और राजमंत्री, ठीक है, ये सारे आप लोग उदाहरण माइंड में रख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। अगर आप लोगों को लगता है कि दीदी आप जैसे समझा रही हैं ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों के माइंड में कुछ नया कुछ मतलब कि अगर आप कहे कि दीदी नोट के साथ समझाइए, एक अच्छे से नोट के साथ समझाइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। चलो कर्मधारय समास, दूसरा जो समास आता है कर्मधारय समास, तो समास का जो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, कुछ भी कहो, वो है कर्मधारय समास, ठीक है। अब कर्मधारय समास को समझ जाओ। कर्मधारय समास थोड़ा समझने में जटिलता होती है, लेकिन समझो, जिस समास में, ठीक है, कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो जाहिर सी बात है कहेगा कि समास कौन सा समास है, तो जिस समास में एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो। अब मान लो विशेषण, सबसे पहले हम लोग का माइंड में आता है विशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण बचपन से पढ़ते आ रहे, कई सारे स्टूडेंट को ये पहला वर्ड दिखा होगा विशेष्य, अगर आप लोगों नहीं पढ़े होंगे तो विशेष्य। अब विशेष्य क्या है? विशेष्य यानी जिसका गुणवत्ता बताई जाए, जिसकी मतलब जिसके बारे में बताया जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जिसके बारे में जिस वर्ड से बताया जाए उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषण बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द से बताई जाए उसको विशेषण कहते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण हो, मतलब दो पद होगा, जाहिर सी बात है, जिस समास में एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। उपमान और उपमेय के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे उपमान उपमेय का जिक्र नहीं किया क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई सारे स्टूडेंट्स को, बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को उपमान और उपमेय याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे विशेषण और विशेष्य शब्द का ही प्रयोग किया। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, नील एक पद हो गया, यहाँ पे कंठ दूसरा पद हो गया, नीलकंठ। नील जो है क्या है? नील जो है उसकी विशेषता, कंठ कैसा है? नील, नीला जैसा कंठ। अगर इसको हम लोग विग्रह करें, समास विग्रह करें, अपने शब्दों में समास विग्रह करें, नीलकंठ, नील कलर का कंठ है ना, नील रंग का कंठ, तो कंठ कैसा है? नील कलर का है, नील रंग का है, तो नील जो है ये विशेषण हो गया, और कंठ जो है विशेष्य हो गया। विशेष्य मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को? जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? कंठ की, और कंठ कैसा है? कंठ नील है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कर्मधारय समास। दो पद है, पहला विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, या फिर दूसरा विशेष्य होगा और पहला विशेषण होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। मुख क्या है? यहाँ पे विशेष्य है, ठीक है, यहाँ उल्टा है, देख लो, मुख जो है वो विशेष्य है और चंद्र जो है वो विशेषण है। तो हम लोग किसकी तुलना कर रहे हैं? किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्र से तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक तौर पर याद रख सकते हो कि जहां पे तुलना वाली बात आ जाए, कि मान लो अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं कर्मधारय समास का, यहाँ पे जैसे कि नील कमल, तो नील कमल यहाँ पे तुलना हो रही है, कमल जो है वो कैसा है? बिल्कुल नीला है, तुलना हो रहा है, तो एकदम लगा दो भाई कर्मधारय समास है। उतना भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि विशेषण है, विशेष्य है, दूसरा पद विशेषण है, पहला पद विशेषण, इतना भी याद नहीं रखना होगा। तुलना हो रही है भाई, तुलना हो रही है, नीलकंठ है कर्मधारय समास, नीलकमल है कर्मधारय समास, चंद्रमुख है कर्मधारय समास। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। चलो अब और 4 समास बचे हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर हम लोग तीसरे समास की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अब तीसरा हो गया द्विगु समास और चौथा द्वंद्व समास। तो ये दोनों जो समास है वो बच्चों का खेल है, बिल्कुल समझने की और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो द्विगु समास, तो द्विगु समास क्या होता है समझो। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, कुछ शब्द रहेगा, अब उस शब्द में 2 पद हो सकते हैं,
सकते हैं, लेकिन सामान्यतः दो पद देखा जाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, तो जिस समास में यानी जिस शब्द में पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची। उदाहरण अगर मैं समझाऊं तो नवरत्न, नव पहला पद क्या हो गया, नव, तो यानी नौ, नौ रत्न, पंचतंत्र तो पांच तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पद है वो संख्यावाची है, यहाँ पे पंचतंत्र पांच तो संख्यावाची है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। इस तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं। तो आप लोगों का नंबर कट करने का एग्जामिनर को बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्यादा किताबी भाषा मत लिखा करो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। तो आप लोग उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं नवरत्न, पंचतंत्र, त्रिभुज दे सकते हैं, फिर चतुर्भुज दे सकते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज, त्रिभुज जिसका भुजा तीन है तो तीन, तीन आ रहा है, पहला शब्द तीन आ रहा है। और चतुर्भुज जैसा कि मैंने अभी कहा तो चार भुजा, तो चार सबसे पहले आ रहा है। तो ये सब संख्यावाची हो गया। मतलब जिस समास में पहला पद क्या होगा, पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे समझने की बात है ही नहीं। अब बात करते हैं चौथे समास की, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास, जिस समास में अगर हम लोग इसकी परिभाषा समझे कि जिस समास में सभी पद प्रधान हो। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो पद था, नव और रत्न, नव रत्न दो पद था। तो द्वंद्व समास में ये चीज है कि जिस समास में सभी पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। जैसा कि भैया भाभी, मामा मामी। अब भैया भी इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए भैया भी इंपॉर्टेंट है, भाभी भी इंपॉर्टेंट है, मामा भी इंपॉर्टेंट है, मामी भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही प्रधान है। तो भैया भाभी आप लोग ऐसा मत समझिए कि एक अलग अलग वर्ड है। तो यहाँ पे बस पद अलग अलग है, भैया एक पहला पद है, भाभी दूसरी पद है, तो दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान है। तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझने के लिए आप बेसिक सा एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जिस समास में योजक हो, ठीक है, जिस समास में योजक हो या फिर संयोजक, इस जो डैश होता है ना, जैसा कि मैंने भैया भाभी के बीच में एक लगाया, मामा मामी के बीच में लगाया। तो जब भी हम लोग ऐसा शब्द देखते हैं तो आंख बंद करके बस कह दो कि ये द्वंद्व समास, ठीक है। आंख बंद करके कह दो द्वंद्व समास है। तो जहां पे ये डैश रहेगा, योजक रहेगा, संयोजक रहेगा, हिंदी में इसको संयोजक कहते हैं आमतौर पर। तो संयोजक रहेगा तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। भैया भाभी हो गया, मामा मामी हो गया, दिन रात हो गया, और कुछ भी हो सकता है, दिन रात, भोजन पानी, ये सब जो होता है ना, इसके बीच ये संयोजक का चिन्ह लगता है। दिन रात हो गया है ना, दोपहर शाम हो गया। तो ऐसे चीजों में माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, घर द्वार हो गया, तो ऐसे शब्दों के बीच में संयोजक लगता है। तो संयोजक लगता है तो द्वंद्व समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। नवरत्न, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचतंत्र, ये सभी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमारे पास अव्ययीभाव समास और एक बहुव्रीहि समास बाकी है, तो उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करना हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो अब बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, और अब लास्ट में बात करेंगे अव्ययीभाव समास की, ठीक है। तो अब बहुव्रीहि समास, जो समस्त पद, ठीक है, जो समस्त पद यानी पूरा शब्द जो है, जो समस्त पद सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ कहे, ठीक है। लगेगा तो ये सामान्य पद है या फिर सामान्य शब्द है, सामान्य समास है, लेकिन अगर उस समास का हम अर्थ निकाल ले तो वो एक विशेष अर्थ कहता है हमें, तो वैसा समास बहुप्रिय समास कहलाता है, ठीक है। और एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि जो समस्त पद सामान्य अर्थ छोड़कर, दो पद होंगे, तीन पद होंगे, तो पूरे पद को यानी कहे कि पूरा जो शब्द है वो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलावे, विशेष अर्थ कहे, तो वो बहुप्रिय समास कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर उदाहरण दे द्विज, तो दो बार जन्म लेने वाला, द्विज को मतलब द्विज हम किसे कहते हैं, जो दो बार जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है ना, द्विज। तो ये द्विज तो एक सामान्य शब्द लग रहा है, लेकिन अगर जब हम उसकी मीनिंग निकाल रहे हैं, उसका अर्थात निकाल रहे हैं, तो दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है, ठीक है। फिर चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला,
चक्रधर, ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो ये भी एक सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ बतला रहा है। तो क्या कर रहा है, तो वो क्या है, वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। बहुब्रीहि समास जो कि सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलावे, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि पीताम्बर हो गया, ठीक है ना, पीला हो जिसका वस्त्र, पीताम्बर, ठीक है। तो द्विज, चक्रधर, पीताम्बर, ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, हो गया। अब बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास की, ठीक है। अव्ययी भाव, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते फिर मैं समझाऊंगी। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। मैंने तत्पुरुष समास में भी सेम चीज कहा था कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है वो समझो। तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव में अंतर, मतलब दोनों में समानता ये है कि दूसरा जो पद होगा वो प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव समास में भी मैं सेम चीज कर रही हूँ कि दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन और पहला पद जो होगा इसके साथ जुड़कर अव्यय का रूप ग्रहण कर ले। दूसरा पद जब पहला पद जब दूसरे पद के साथ जुड़ेगा, जुड़ाव होगा, तो वो किसका रूप धारण कर लेगा, अव्यय रूप का धारण कर लेगा। जैसे रातों रात, ठीक है, रात जो है यहाँ पे दूसरा पद है, दूसरा पद जो है यहाँ पे प्रधान है। प्रतिवर्ष, वर्ष जो है यहाँ पे प्रधान है, लेकिन पहला पद जब दूसरे पद के साथ जुड़ता है, रातों रात, तब ये अव्यय का रूप धारण कर लेता है। वो वर्ड जो है, ये पहला जो वर्ड है वो अव्यय का रूप धारण कर लेता है। पहला पद इसके साथ जुड़कर अव्यय का रूप ग्रहण कर लेता है। और प्रति वर्ष, तो पहला पद प्रति है और दूसरा वर्ष जो है वो सेकंड पद है, प्रति वर्ष, तो ये अव्यय का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इसको भी समझना, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, ये सारे समास हमने देख लिए हैं, कवर कर लिए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समास समझ ही लेना। समास से मैंने आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र देखा, काफी समास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।